हेलो स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने बात की थी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस की। तो हमने देखा था उसमें कि कोइटस के दौरान मिलियंस ऑफ स्पर्म सर्विक्स से होते हुए जो है यूटेरस से और जो है ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब की ओर मूव करते हैं। उनमें से जो 40% स्पर्म होते हैं वो हाईली विग्रस होते हैं, ठीक है, वो तेजी से मूव करते हुए जाते हैं। ओविडक्ट में जो एग प्रेजेंट है वो फर्टिलाइजिंग केमिकल सीक्रेट करता था जो कि यूट्रस की तरफ आता है, और उस जो स्पर्म जो है वो एंटी फर्टिलाइजिंग केमिकल सीक्रेट करते हैं। ठीक है, जब दोनों मिलते हैं, ठीक है, तो स्पर्म के लिए एक रास्ता मिलता है एग की ओर पहुंचने का। ठीक है, जिस डायरेक्शन से फर्टिलाइजिंग केमिकल आ रहा होता है उसी डायरेक्शन को फॉलो करते हुए स्पर्म एग तक पहुंचते हैं। तुमने देखा था कि जब बहुत सारे स्पर्म पहुंचते हैं तो जो सबसे पहले स्पर्म एग के जो सबसे बाहर जो कोरोना रेडिएटर सेल्स है उनके कांटेक्ट में आते हैं और उनको डिसॉल्व करने का काम करते हैं। उनको डिसॉल्व करके जैसे ही स्पर्म जोना पैलिसीडा के नजदीक पहुंचते हैं, उसके कांटेक्ट में पहुंचते हैं, तो जैसे ही कोई एक स्पर्म जोना पैलिसीडा के कांटेक्ट में आता है वैसे ही उसकी परमेबिलिटी चेंज हो जाती है, जिससे दूसरे स्पर्म की एंट्री ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, फिर हमने देखा था कि वो उसका अपना जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है वो ट्रांसफर कर देता है उसके अंदर, ठीक है, जिससे मियोसिस सेकंड कंप्लीट होती है सेकंड साइड के अंदर, और क्या होता है सेकंड पोलर बॉडी और एक एग की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इस प्रकार से जायगोट की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन क्या था कि मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से क्या बना, जायगोट बन चुका है। अब हम बात करेंगे जायगोट से आगे का डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो ये जो थी हमारी ठीक है, मान लीजिए फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, और जब यहाँ एग पहुंच चुका है एम्पुलरी स्टिमुलस जंक्शन पे, ठीक है, यही क्या हुआ, स्पर्म के साथ मिलकर क्या बना, एक डिप्लॉयड सेल बनी जिससे हमने क्या कहा, जायगोट कहा। ठीक है, ये जायगोट बन गया। अब अगर हम बात करें तो जायगोट से आगे क्या होगा। तो जायगोट बनने के बाद दो प्रकार के डिवीजन स्टार्ट होते हैं, एक होता है माइटोसिस सेल डिवीजन और एक होता है क्लीवेज डिवीजन। समझने की कोशिश करते हैं आखिरकार क्यों। तो देखो, हमने देखा कि ये एग है एन नंबर और ये स्पर्म है एन नंबर, मेल गैमेट, फ्यूजन हुआ, ठीक है, फर्टिलाइजेशन कह रहा है, और एक 2n नंबर की क्या बन गया, जायगोट बन गया। ठीक है, अब जायगोट भी डिप्लॉयड है, 2n नंबर है, ठीक है, और ह्यूमन बॉडी भी डिप्लॉयड होती है। इट मींस इस जायगोट से जब डिप्लॉयड ह्यूमन बनेगी, पूरी बॉडी बनेगी, ठीक है, जब पूरी ह्यूमन बॉडी बनेगी डिप्लॉयड, तो देखो क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे, और क्रोमोसोम नंबर सेम रहने के लिए डिवीजन कौन सा होगा, यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा, ठीक है, और उसके साथ में एक और इंपॉर्टेंट डिवीजन होगा, क्लीवेज डिवीजन। ठीक है, क्लीवेज डिवीजन भी यहाँ पर होता है। ठीक है, तो जायगोट सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, ह्यूमन बॉडी मल्टी सेल स्ट्रक्चर, तो एक सेल से बहुत सारी सेल्स बनेगी कैसे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो होता है वो माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। उसमें हम बात कर लेते हैं माइटोसिस और क्लीवेज डिवीजन में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो ये तो इक्वल डिवीजन है, ठीक, हमने पढ़ा था 11th क्लास में, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 जो सेल बन रही है, ठीक है, ये तो कहलाती है हमारी माइटोसिस सेल डिवीजन। ठीक है, एक सेल है, डिवाइड हुई 2 सेल बनी, दोनों सेल डिवाइड हुई 4 सेल बनी, चारों सेल डिवाइड हुई 8 सेल बनी, 8 डिवाइड हुई 16 सेल बनी। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस सेल जो डिवाइड कर रही है और नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रही लगातार। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोल रहे हैं हम सेल डिवीजन। एंड व्हाट इज क्लीवेज डिवीजन। ठीक है, अब तो हम क्लीवेज डिवीजन की बात करें तो क्लीवेज डिवीजन में नंबर ऑफ सेल इंक्रीज नहीं होती है। जरा समझने की कोशिश करते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है, एक सेल है, 1 से 2 सेल बनी, 2 से 4 सेल बन गई, और मान लीजिए 4 से ये मान लीजिए 8 सेल बन जाएगी। ठीक है,
ठीक। तो ये तो शायद कौन सा हुआ, ये माइटोसिस डिवीजन हुआ। क्लियर। तो इसमें फिर क्लीवेज डिवीजन कैसा होगा? तो क्लीवेज डिवीजन में क्या होता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज नहीं करती। इट मींस अगर ये 8 सेल हैं तो 8 ही सेल ये रहने वाली हैं। ठीक है। इनको ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। मींस अगर ये 8 सेल हैं तो 8 सेल के 4, ठीक है, 8 सेल क्या हो गए, 4 4 के 2 ग्रुप हो गए हैं। ठीक है। तो 4 ऊपर 4 नीचे, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स एक प्रकार हम कह सकते हैं। ठीक है ना। तो ये टोटल नंबर ऑफ सेल्स है उनकी ग्रुपिंग कर दी जाती है। ठीक है। यही क्या हमारा है, क्लीवेज डिवीजन। ठीक है। तो याद रखना, जब माइटोसिस होगी उसके बाद क्लीवेज डिवीजन होता है। क्लीवेज डिवीजन नंबर ऑफ सेल इंक्रीज नहीं होती। ठीक है। माइटोसिस डिवीजन से सेल का साइज बढ़ता है, जबकि क्लीवेज डिवीजन से सेल का साइज घटता है। ठीक है। अब देखो, ये जब डिवाइड होंगी, ठीक है, तो ये और छोटे छोटे 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगी। आगे चल के फिर इनमें भी सेल डिवीजन अलग चलेगा, इनमें भी सेल डिवीजन अलग चलेगा। ठीक है। तो फिर से क्लीवेज डिवीजन होगा, इनके अलग ग्रुप बन जाएंगे, इनके अलग ग्रुप बन जाएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों चीजें हो रही हैं। ठीक है। नंबर ऑफ सेल भी इंक्रीज हो रही है माइटोसिस से, और सेल की ग्रुपिंग भी हो रही है क्लीवेज डिवीजन से। ठीक है। अब बात करते हैं हमें क्लीवेज डिवीजन हो क्यों रहा है। ठीक है। तो क्लीवेज डिवीजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो है डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन। ठीक है। मींस अगर हम बात करें इस बॉडी की, इस बॉडी को स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं एक ही सेल से बनी, जाइगोट से। ठीक है। और आज इस सेल में मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, करोड़ों अरबों सेल्स हैं। ठीक है। तो ये जो सेल्स बन रही है, क्या हमारी बॉडी में सारी सेल्स एक जैसी हैं? नहीं है। क्या सारी सेल्स एक जैसे फंक्शन परफॉर्म करती है? नहीं करती। तो इसका मतलब एक ही सेल से अलग अलग फंक्शन, अलग अलग फंक्शन करने वाली सेल बनी, अलग अलग स्ट्रक्चर वाली सेल बनी। ठीक है। तो ये हुआ कैसे? ये सेल डिफरेंशिएशन के कारण हुआ। ठीक है। तो जो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स हो रही है, ठीक है, आगे चल के यही मॉडिफाइड होती है, डिफरेंशिएट होती है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। तो इस प्रकार से नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती चली जाएंगी। ठीक। तो वैसे ही उतने ज्यादा ग्रुप बनते चले जाएंगे, जितने ज्यादा ग्रुप बनते चले जाएंगे सेल्स के, उतने ही ज्यादा, ठीक है, क्या होगा इनका, उतनी ज्यादा सेल डिफरेंशिएट होंगे, डिफरेंट टाइप के ऑर्गन बनेंगे, डिफरेंट टाइप के बॉडी पार्ट बनेंगे यहाँ से। ठीक है। तो इस प्रोसेस तक पहुंचने के लिए हमें फिर से एक बात समझना होगा, ठीक है, कि ये जो प्रोसेस हुई है, ठीक है, जायगोट फॉर्म कहां हुआ है? जायगोट फॉर्म एम्पररी स्टिमस जंक्शन पे हुआ है। ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, एक, हाँ, माइटोसिस डिवीजन होगा ना, 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल, ठीक है, 4 से 8 सेल। मीन्स सीधी सी बात हुई यहाँ पे, ठीक, कि जैसे जैसे सेल डिवाइड कर रही है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रही है, और इसके साथ साथ ये स्ट्रक्चर आगे मूव कर रहा है। ठीक है। तो याद करो, मैंने आपको बताया था कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद से लेकर, ठीक है, इम्प्लांटेशन होने तक, ठीक है, लगभग 5 से 7 दिन का समय लगता है। ये मैंने अभी कहा था आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में। ठीक है। तो यहां से लेकर इसके इस यूटेरस में पहुंचने तक का जो समय है पूरे का, ठीक है, फर्टस का कहता है, जायगोट का यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचने का जो यहाँ तक का समय, वो 5 से 7 दिन लगता है। ठीक है। और सिंगल सेल स्ट्रक्चर जाता नहीं है, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है सेल डिवीजन के कारण नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होती चली जा रही है। ठीक है। तो जितनी भी ये सेल बन रही है, ठीक है, ये सेल जो है ब्लास्टोमेयर सेल कहलाती है। क्या कहलाती है? ब्लास्टोमेयर सेल्स। ठीक है। तो इस फाइटस में जितनी भी ये सेल बन रही है, सारी सारी ब्लास्टोमेयर सेल्स हैं। ठीक है। तो हुआ क्या, ठीक है, तो जब ये एक सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, और जब ये 4 सेल से लगभग 8 सेल स्टेज तक पहुंच जाता है, कितनी, 8 सेल स्टेज तक जब ये पहुंच जाता है, ऐसे स्टेज में इस ये मॉरुला कहलाता है। क्या कहलाता है? हाँ, मॉरुला कहलाता है। ठीक है। जो, ठीक है, मलबरी या सहतूत के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर वैसे ही होता है लगभग। ठीक है। मॉरुला बन गया। मॉरुला बनते बनते ही यूटेरस तक पहुंच जाता है। अब यूटेरस में जाके ये क्या करता है कि यूटेरस में अब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रही है, तो एनर्जी तो चाहिए होगी इनको। ठीक है। वो एनर्जी लाएगा से। ठीक है। तो 8 से कितनी सेल स्टेज होंगी? 8 से जब आगे बढ़ेगी तो 8 से ये पहुंचेगा जाके 16 सेल स्टेज पर। ठीक है। हाँ? और इस स्टेज पे जब ये पहुंचेगा तो एक ये बॉल के समान स्ट्रक्चर होगा, एक सॉलिड बॉल की तरह स्ट्रक्चर होगा, गांठ की तरह स्ट्रक्चर होगा। ठीक है। यहाँ ये ब्लास्टुला कहलाता है। ये
ठीक है, क्या कहलाता है ये? ब्लास्टुला कहलाता है। और ब्लास्टुला के रूप में जब ये यूटेरस के अंदर पहुंचेगा, ठीक है, तो सेल डिवीजन के लिए क्या करता है, ग्लाइकोजन जो कि ह्यूमन के अंदर स्टोर फूड होता है, ठीक है, उसे एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है ये, ठीक है, क्या करेगा ये, एब्जॉर्ब करेगा ग्लाइकोजन फ्रॉम, कहां से, यूटेरस से। जब यूटेरस से ग्लाइकोजन एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है, तो देखो यहां पर जो ये कि बॉल या गांठ जैसा जो स्ट्रक्चर था, ठीक है ना, तो जब ये लिक्विड को एब्जॉर्ब करेगा तो लिक्विड जाएगा कहां, इसके भीतर जाएगा, ठीक है, तो भीतर अभी तो स्पेस नहीं है, लेकिन जैसे जैसे लिक्विड इसके अंदर भरना स्टार्ट हुआ एक स्पेस बनता चला जाएगा, जिसके कारण ये स्ट्रक्चर जो है इनकी सेल्स अरेंज होती चली जाएगी, दोनों हटती चली जाएगी और भीतर एक स्पेस बनता चला जाएगा, ठीक है, तो ये एक इस प्रकार का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है, अंदर वाली सेल सारी इकट्ठी हो गई, यहाँ हो गई, ठीक है, हाँ ये सारी सेल्स यहाँ इकट्ठी हो गई, ठीक, तो ये स्ट्रक्चर बना, इसके अंदर ये स्पेस बन गया, इसके अंदर ये ग्लाइकोजन इन्होंने एब्जॉर्ब किया था, ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर कहलाया, ये स्ट्रक्चर ब्लास्टोसिस्ट कहलाया, क्या कहलाया ये, ब्लास्टोसिस्ट कहलाया, और जो स्पेस बना ये स्पेस ब्लास्टोसील कहलाया, ठीक है, तो इस ब्लास्टोसिस्ट की जो ब्लास्टोमेयर सेल्स का जो आउटर मोस्ट, हाँ ब्लास्टोमेयर सेल्स का जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, ठीक है, ये वाली लेयर बाहर वाली जो आउटर कवरिंग जो है, आउटर लेयर जो है वो ट्रोफोब्लास्ट कहलाती है, क्या कहलाती है, ट्रोफोब्लास्ट कहलाती है, और जो अंदर जो सेल का गुच्छा जो, ठीक है, जो इकट्ठा हो चुका है, तो ये जो है स्ट्रक्चर सेल्स का, ठीक है, ये इनर सेल मास कहलाता है, क्या कहलाता है, इनर सेल मास कहलाता है ये, ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर इकट्ठा है सेल्स का, ये इनर सेल मास कहलाता है, ठीक है, यहां तक पहुंचते पहुंचते ये ब्लास्टोसिस्ट यूटेरस में पहुंच जाता है, और जब ये यूटेरस से पहुंच जाता है तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, यूटेरस का ही तो है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चर, ठीक है, यूटेरस की इनर वॉल के कांटेक्ट में आता है, जिसे हमने क्या कहा था, एंडोमेट्रियम, ठीक है, तो याद रखना, ठीक है, क्या हुआ, जायगोट बना, जायगोट में क्या हुआ, डिवाइड हुआ, सेल डिवीजन हुआ, माइटोसिस सेल डिवीजन हुआ, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हुई, ये सेल्स कहलाई ब्लास्टोमेयर सेल्स कहलाई, ठीक है, जब ये 8 ब्लास्टोमेयर सेल्स पे पहुंच गया तो मॉड्यूला कहलाया, ठीक है, उसके बाद जब 16 पे पहुंचा तो ब्लास्टुला कहलाया, इस अवस्था पे पहुंचते तो यूटेरस में पहुंच जाता है, क्या करता है, ग्लाइकोजन को, ठीक है, हाँ ग्लाइकोजन को एब्जॉर्ब करता है, स्टोर फूड होता है, जिसके कारण इसमें अंदर एक कैविटी बन जाती है जिसे ब्लास्टोसील कहते हैं, और अंदर जो सेल इकट्ठी हो जाती है इन्हें इनर सेल मास कहते हैं, आउटर मोस्ट कवरिंग को ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है, इस अवस्था में ये स्ट्रक्चर यूटेरस की इनर वॉल के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, और जब ये इनर वॉल के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, तो जो हमारी ये सेल्स है, कौन सी, जो एंडोमेट्रियम जो लेयर है इसकी सेल्स है, वो डिफरेंशिएट होंगी, डिवाइड करेंगी अपने आप को, और इसके चारों ओर एक कवरिंग फॉर्म करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, तो एक लेयर बन गई, ठीक, इसके चार तरफ बन गई एक लेयर, इस ब्लास्टोसिस्ट के चारों कवरिंग बन गई, इट मींस कह सकते हैं, ठीक है, ये ब्लास्टोसिस्ट अब यूटेरस के अंदर हो गया, ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी बाहर तो दिख नहीं रहा है, तो जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट इनर सेल मास के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, वहां ये स्टिकी सब्सटेंस के कारण यहाँ पे अटैच हो जाता है, चिपक गया, ठीक है, उसके यहाँ पे स्टिक होने के कारण इनर सेल मास डिवाइड करेगा, उसको चारों तरफ से कवरिंग बना लेगा और उसे अपने अंदर ले लेगा, ठीक है, तो ये जो फिनोमेना है, ठीक है, इस ब्लास्टोसिस्ट का यूटेरस के अंदर, ठीक है, एम्बेडेड होने का, इनसाइड होने का, यही इम्प्लांटेशन कहलाता है, ठीक है, तो इम्प्लांटेशन ऑफ फॉइटस हो गया आपका, क्लियर हुआ, ठीक है, कैसे हुआ, ब्लास्टोसिस्ट यूटेरस में आया, ठीक है, आने के बाद में यूटेरस के जो इनर लेयर है एंडोमेट्रियम, उससे स्टिक हो गया, ठीक है, उससे चिपक गया, उसके चिपकने के बाद एंडोमेट्रियम ने क्या किया, कवरिंग बनाई और इसके अंदर अपने अंदर इसे समेट लिया, अपने अंदर ले लिया, यही फिनोमेना क्या कहलाया, इम्प्लांटेशन कहलाया। अभी ये तो टेम्परेरी एम्बेडेड हुआ है, अभी परमानेंट एम्बेडेड होने इसके, ठीक है, इंसर्ट होना भी बाकी रह गया, परमानेंट कैसे होगा, तो उसको समझने के लिए आगे में समझना होगा, ठीक है, ये
ये जो बाहर वाली लेयर है कौन सी, ट्रोफोब्लास्ट है, ठीक है, ये डिफरेंशिएट होती है बाहर वाली ट्रोफोब्लास्ट और इनर ट्रोफोब्लास्ट में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट है, ठीक है, ये डिवाइड हो जाती है, डिवाइड हो जाएगी इनर एंड आउटर लेयर में, सही है ना, इनर और आउटर लेयर में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। जो बाहर की तरफ लेयर होगी, मींस जब ये डिवाइड होगी तो देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखो दो लेयर बनेगी, एक बाहर की तरफ, ठीक है, डिवाइड होगी ना, दो लेयर, एक बाहर की तरफ एक अंदर वाली। तो जो आउटर लेयर है, बाहर की तरफ वाली लेयर है, ठीक है, ये कोरियन कहलाती है, क्या कहलाती है, हाँ, कोरियन कहलाती है। और कोरियन में क्या बनती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अराइज होने लगती है, क्या होती है इसमें, हाँ, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अराइज होते हैं। और यही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है इससे निकले कोरियन से, इसलिए क्या कहलाते हैं, कोरियोनिक बिली कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, बिली कहलाते हैं। और ये कोरियोनिक बिली है, इससे निकलेंगे इस प्रकार के स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये यूटेरस के अंदर धस जाते हैं, इस प्रकार से एम्बेडेड हो जाते हैं, ये परमानेंट, ठीक है, जॉइंट बन जाएगा, ठीक है ना। हुआ क्या, ये यूटेरस है, ठीक है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बने कोरियोनिक बिली, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर इनसाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एक कंप्लीटली इंगेज हो गया यूटेरस के साथ में, और ठीक है, एक स्टेबल स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, ठीक है, जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, ठीक है, किसके कारण, कोरियोनिक बिली के यूटेरस के अंदर एम्बेडेड होने के कारण, इनसाइड होने के कारण, तो वो स्ट्रक्चर कहलाता है क्या, प्लेसेंटा, ठीक है। हाँ, तो प्लेसेंटा क्या है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, कहाँ पे है, इन द मदर यूटेरस, ठीक है, किससे बना, कोरियोनिक बिली के जो फिंगर लाइक, हाँ, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है कोरियोनिक बिली है, उनके यूटेरस में एम्बेडेड होने के कारण बनता है जाके, ठीक है। तो फिंगर के इस तरफ क्या होगा, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बने, इनके तरफ तो क्या होगा, मदर ब्लड होगा, ठीक है, और अंदर की तरफ क्या होगा, आगे चल के डेवलपमेंट होगा तो फर्टस का ब्लड होगा, ठीक है ना जाके। तो इस प्लेसेंटा का रोल क्या है, उसे समझने से पहले, ठीक है, हमें ये समझना होगा, ट्रोफोब्लास्ट के बाहर वाली लेयर कोरियन जो थी, उससे तो बने कोरियोनिक बिली, जो जिसने इस फर्टस को, या कह सकते हैं ब्लास्टोसिस्ट को परमानेंट अटैचमेंट दिया, किसके साथ में, एक स्थायित्व दिया, किसके साथ में, यूटेरस के साथ में जाके, ठीक है। अब जो अंदर इनर सेल मास है, क्या रखना, अंदर क्या है, जो अंदर जो इनर सेल मास है, ठीक है, तो मैंने बताया कि इनर सेल मास के अंदर होती है स्टेम सेल्स, ठीक है, अंदर की तरफ क्या है, जो इनर सेल मास है उनमें क्या होती है, स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, और इनके पास पोटेंशियल होता है, क्या होता है इनके पास, पोटेंशियल टू फॉर्म कंप्लीट बॉडी। याद रखना, इन स्टेम सेल्स के पास क्या होती है, पूरी बॉडी को फॉर्म करने की पोटेंशियल होती है। इसी कारण देखा होगा ट्विंस की कंडीशन बनती है, ठीक है, मोनोक्लोनल जो है, कह सकते हैं उनको ट्विंस कह सकते हैं उसको, ठीक है, जो एक ही जायगोट से बनते हैं, स्ट्रक्चर होना ब्लास्टोसिस्ट वगैरह, या किसी कारण से ये दो पार्ट में टूट गया तो स्टेम सेल्स एक दोनों में पहुंच गई, जब स्टेम सेल दोनों में पहुंच जाती है तो वो दोनों की अल्लाह ने पूरी बॉडी बना लेती है, इस कारण ट्विंस की कंडीशन आ जाती है। एक ट्विंस कंडीशन ये है, ठीक है, और दूसरी जो है किसी कारणवश जो है दो एग रिलीज हो जाएंगे, ठीक है, तो वो अलग अलग, ठीक है। तो जो मोनोक्लोनल जो ट्विंस होंगे वो 100% जो है सेम जेंडर के होंगे, क्यों, क्योंकि एक ही जायगोट से बनना है ना, तो दोनों के जेंडर भी सेम होते हैं, जबकि ठीक है, जबकि दो अलग अलग एग के फर्टिलाइजेशन से अगर बनते हैं तो वो संभावना हो भी सकती है वो सेम सेम जेंडर के हो या सेम जेंडर के नहीं भी हो सकते, वो बात की बात है, ठीक है भाई। तो स्टेम सेल्स है, स्टेम सेल्स है इनके अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 11th क्लास में पढ़ा होगा, जर्म लेयर पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना, कुछ डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गन, कुछ ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गन, ठीक है। तो ये जो इनर सेल मास है, यही इनर सेल मास में क्या होता है, ये बाहर वाली कवरिंग हुई ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, जो इनर सेल मास है इससे अंदर 3 लेयर बनती है इनर सेल मास से, ठीक है, बाहर वाली एक्टोडर्म, बीच वाली, ठीक है, मेसोडर्म, और सबसे अंदर वाली एंडोडर्म,
ठीक है, यही वो 3 जर्म लेयर है जिनसे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट की फॉर्मेशन होती है। बॉडी में जो अलग अलग पार्ट है वो इन्हीं 3 जर्म लेयर से फॉर्म होते हैं जाके। समझ में आया? तो बाहर वाली लेयर से तो क्या बन गया, कोरियोनिक बिली बनी, ठीक है। अंदर वाली लेयर से क्या बनी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म बनी, जिनसे डिफरेंट टाइप के बॉडी पार्ट बनेंगे आगे, ठीक है। तो इस प्रकार से चाइल्ड का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, ठीक है। ऑर्गेनोजेनेसिस सभी हम बात करेंगे उनकी, किस प्रकार से कौन कौन से ऑर्गन और कैसे बनते हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर प्लेसेंटा का फंक्शन समझ लेते हैं, जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बना है बिटवीन फर्टस एंड मदर बॉडी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मदर बॉडी के बीच में और फर्टस के बीच में। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मदर बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, मतलब जो माँ इनटेक कर रही है न्यूट्रिएंट्स को, उन न्यूट्रिएंट्स को बॉडी फर्टस की बॉडी तक पहुंचाने का काम भी प्लेसेंटा करते हैं। मतलब प्लेसेंटा हेल्प इन द प्रोवाइडिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम मदर बॉडी टू द फर्टस, ठीक है। दूसरा इसका काम क्या है, दूसरा इसका काम ये है कि मदर बॉडीज में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन चाइल्ड में पहुंचाने में मदद करती है। तीसरा काम क्या है, कि तीसरा काम इसका ये है कि फर्टस के अंदर जिससे फर्टस डेवलप होगा, अनडेवलप्ड चाइल्ड जिसे कहते हैं, उसके अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल बनेगी, चाहे ऑक्सीजन के रूप में हो चाहे इम्प्योरिटीज के रूप में हो, वो ठीक है उसकी बॉडी से, मतलब फर्टस की बॉडी से मदर बॉडी में पहुंचाने में भी प्लेसेंटा का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। सही में आ गया ना? तो ये फंक्शन मेनली 3 फंक्शन हो गए। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछ लिया जाता है कि प्लेसेंटा के द्वारा कुछ हार्मोन भी रिलीज किए जाते हैं, नेम द हार्मोन व्हिच इज सीक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा, ठीक है। तो देख लेते हैं प्लेसेंटा के द्वारा कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं, ठीक है। हार्मोन सीक्रेटेड बाय प्लेसेंटा, ठीक है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन तो है ही है, उनके फंक्शन भी आपको बताया है, ठीक है। उनके अलावा जो है एक दो उनकी बात कर लेते हैं, दो सबसे ज्यादा पूछ जाते हैं। एक है HPL, ठीक है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ठीक है। और जो दूसरा हार्मोन है वो होता है HCG, क्या होता है HCG, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ठीक है। ये है ह्यूमन कोरियोनिक gonadotropin हार्मोन, ठीक है। ये जो मेन हार्मोन है, इनके फंक्शन क्या होते हैं मेन, इनके जो मेन फंक्शन होता है, एक तो कंटिन्यूटी बनाना, जो सप्लाई चेन है, एनर्जी की जो चेन है उसको कंटिन्यू रखना, ठीक है ना। फॉइटस और मदर बॉडी के बीच में एनर्जी सप्लाई चेन है उसको कंटिन्यू रखना। दूसरा जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, जो कार्पस ल्यूटियम था, ठीक है, उसको मेंटेन रखना। क्योंकि कार्पस ल्यूटियम अगर प्रेगनेंसी कंसीव, मैंने कहा था अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट नहीं होगा, वेस्टोसाइकिल में पढ़ाया था, ठीक है। और वो लगातार क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता रहेगा, ठीक है। वो इन्हीं हार्मोन के कारण पॉसिबल होता है, ठीक है ना। तो उसका एक काम क्या हो गया, ठीक है, टू कंटिन्यू द एनर्जी सप्लाई चेन बिटवीन द फॉइटस एंड मदर बॉडी। दूसरा क्या है, इट मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, एंड स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। तो लगातार उससे ये हार्मोन भी सीक्रेट करवाते रहते हैं, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ठीक है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन आपको पता ही है, ये विशेष हार्मोन है जो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर हुआ? ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे फर्टिलाइजेशन हुआ, कैसे इम्प्लांटेशन हुआ, ठीक है, और कैसे प्लेसेंटा काम करती है आगे। क्लियर हुआ? ठीक। इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एक लेक्चर का और लगभग टॉपिक बचा हुआ है हमारा, ठीक है। तो जो भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जब भी आपको बनाऊंगा तो आपके डाउट भी उसमें मेंशन कर दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू।